हेलो एवरीवन। आज हम प्लस टू क्लास के अकाउंट का चैप्टर नंबर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, क्या होगा इसका फ़ायदा बनाने से के बारे में इसमें बताएंगे। कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो एक विशेष अवधि के दौरान विशेष टाइमिंग होगी, मतलब उसके दौरान जो भी रिसीप्ट्स हैं हमारी और जो भी पेमेंट्स हैं का विवरण है, मतलब कि जो प्राप्त किया और जो दिया पेमेंट करी मतलब। तो अन्य शब्दों में यह एक विशेष अवधि के दौरान रोकड़ के सोर्सेज हैं, जो कैश के सोर्सेज हैं और कैश की एप्लीकेशंस है, उनका सारांश है। यह दो स्थिति विवरण की तिथियों के मध्य जो दो बैलेंस शीटें हैं उनकी जो डेट्स हैं उनके बीच में क्या है परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण भी करता है। और रोकड़ शब्द के आशय रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य मतलब कैश इक्विवेलेंट से है इसका मतलब। तो अभी भी अगर नहीं आया समझ तो यहाँ पे कहता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण केवल उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जो कैश मीन्स रोकड़ मीन्स को प्रभावित करती, रोकड़ मीन्स कैश को प्रभावित करती हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण पिछली अवधि का भी हो सकता है और आगामी अवधि के लिए भी बनाया जा सकता है। तो किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताए इसने। तो ऑब्जेक्टिव में बोला उसने कि भाई किसी व्यवसाय की जो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की जो सोर्सेज हैं प्राप्तियाँ रिसीव्स मतलब उनकी जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, किसी व्यवसाय की ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जो उनकी एप्लीकेशंस की जानकारी प्राप्त करना, मतलब प्राप्तियाँ और भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त होना, ये उद्देश्य है। दो स्थिति विवरणों की तिथियों के मध्य उपरोक्त तीनों क्रियाओं के अंतर्गत नगद और नगद तुल्यों के स्रोतों के उपयोगों के मध्य अंतर पैदा मतलब प्राप्त करना। जैसे भाई दो एक्टिविटी हैं, 2 सालों के आंकड़े उनके अनुसार उनके बारे में जानना, उन प्रमुख क्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना जिसके फलस्वरूप एक विशेष अवधि के दौरान नकदी प्राप्त हुई है तो नकदी का भुगतान किया गया, मतलब जानकारी प्राप्त करना जहाँ से हमें कैश प्राप्त हुआ और कैश गया। तो ये थे उद्देश्य। अब है रोकड़ प्रवाह विवरण के क्या उपयोग हैं। तो ये मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के। एक है कि अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी, मतलब यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है मतलब कम अवधि के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं कैश की, उसमें ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा। क्योंकि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, फर्म के अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए योजना बनाने के लिए सूचना प्रदान करता है, क्योंकि यह किसी अवधि के रोकड़ के स्रोतों उपयोगों के विषय में सूचनाएं प्रदान करता है। अतः प्रबंधन के लिए अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि क्या उसके पास दिन प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने और लेनदारों को समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त रोकड़ उपलब्ध रहेगी, क्या उसके पास दीर्घकालीन ऋणों एवं पूंजी पर भुगतान के लिए पर्याप्त रोकड़ है, तो इस तरह कोई स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए उसके पास रोकड़ उपलब्ध रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस तरह ये अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है रोकड़ बजट तैयार करने में उपयोगी, मतलब यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट, मतलब तैयार करना क्या रोकड़ बजट तैयार करने में हेल्पफुल है। भविष्य की अवधि के लिए तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ बजट तैयार करने में सहयोग करता है या सहायता करता है, या प्रबंधकों को जो सरप्लस आधिक्य मतलब रोकड़ अवधि के विषय में सूचना देता है। किस महीने में रोकड़ की प्राप्तियां रोकड़ के भुगतान से अधिक होंगी, किन महीने में रोकड़ का भुगतान प्राप्तियों से अधिक होगा, इससे संबंधित प्रबंधकों को जानकारी देता है, जिससे उनको हेल्प मिलती है रोकड़ बजट बनाने में। रोकड़ बजट से तुलना कंपैरिजन विद द कैश बजट, तो रोकड़ बजट वर्ष के आरंभ में बनाया जाता है जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। तो इन दोनों की तुलना करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस सीमा तक व्यवसाय के वित्तीय साधनों को योजना के अनुसार प्राप्त या प्रयुक्त किया जा सकता है, जा गया है जो भी है, तो उसमें अगर कोई कमी है तो सुधारात्मक कार्रवाई करके उसको सुधारा भी जा सकता है। उसके बाद है रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान की प्रवृत्ति का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। तो क्या क्या स्टडी होंगी कि विवरण में यह पता लगता है कि व्यावसायिक प्राप्तियां जो ट्रेड रिसीवेबल हैं जैसे कि स्टॉक वगैरह और अदर करंट असेट्स हैं जो से रोकड़ किस गति में प्राप्त हो रही है तथा चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटी को जो पेमेंट करनी है वो किस गति में की जा रही है, तो जिससे भविष्य के बारे में रोकड़ की स्थिति का भी सही अनुमान लगाने में हेल्प मिलेगी। तो यह आय से रोकड़ की भिन्नता की व्याख्या करता है, मतलब इट एक्सप्लेन द डिविजन्स
ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग, मतलब एक फर्म में बहुत अधिक लाभ होने पर भी इसे लाभ रोकड़ की तंगी हो सकती है। मतलब वो कह रहा है कि एक फर्म में बहुत अधिक लाभ होने पर भी रोकड़ की परेशानी हो सकती है उसको, अथवा हानि होने पर भी उसके पास पर्याप्त रोकड़ शेष हो सकता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण इसके कारणों की व्याख्या करेगा। विभिन्न क्रियाओं से अलग अलग रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने में सहायता, मतलब हेल्पफुल इन असर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ सेपरेटली। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण का उद्देश्य ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अलग अलग रोकड़ प्रवाह ज्ञात करना और यह सूचित करता है कि इन क्रियाओं से कितनी कितनी रोकड़ प्राप्त हुई है और इनमें कितनी कितनी रोकड़ प्रयुक्त की गई है के बारे में भी पता लगेगा। लाभांश संबंधी निर्णय लेने में सहायक, हेल्पफुल इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। तो जो लाभांश देने का डिसीजन है उसको लेने में भी हेल्प करेगा। लाभांश की घोषणा के बाद 5 दिन के अंदर घोषित लाभांश की राशि को बैंक में एक अलग से खोले गए डिविडेंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना आवश्यक है। अतः प्रबंधक यह ज्ञात करने के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण की सहायता लेते हैं कि लाभांश भुगतान के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश प्राप्त हो सकेगा। प्रबंध के निर्णयों की जांच करना, टेस्ट फॉर द मैनेजरियल डिसीजन। यह एक सामान्य नियम है कि फिक्स्ड असेट्स का जो परचेज करा हमने लॉन्ग टर्म टाइम के लिए, कि उसमें शेयर है, डिवेंचर है, उनको इशू करना, लॉन्ग टर्म लोन आदि दिए किए गए हैं, तो इनका भुगतान ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो से रोकड़ प्रवाह किया जाए या रोकड़ प्रवाह विवरण का यह प्रदर्शित करता है कि प्रबंध द्वारा इस नीति का उचित प्रकार से पालन किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस तरह की जांच में भी हेल्प करता है। बाहरी पक्षकारों के लिए उपयोगी, यूजफुल टू आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन होता है भाई? जो इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है, डिवेंचर होल्डर होता है, बैंकर्स होते हैं और जो भी लोन वगैरह देते हैं, उधार देते हैं, तो उन सब के लिए ये हेल्पफुल होता है, उनको जानकारी प्रदान करता है। तो ये थे सारे के सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के उद्देश्य, जिसको हम प्रयोग भी बोल सकते हैं, यूज भी बोल सकते हैं, आ सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। अब आगे हैं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्या क्या सीमाएं हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की, वो सुनिएगा। तरलता का माप करने के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। मतलब यह किसी फर्म की लिक्विडिटी की सच्चा चित्र प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि तरलता की स्थिति अकेले रोकड़ पर ही निर्भर नहीं करती। तरलता उन संपत्तियों पर भी निर्भर करती है जो आसानी से रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है। तो इन संपत्तियों को छोड़ देने से किसी फर्म के दायित्व को उनके देय होने के भुगतान करने की क्षमता की सही सूचना प्रदान करने में बाधा पड़ती है। तो इसलिए यह तरलता का सही माप ज्ञात नहीं करता। पहली सीमा, पहली हानि ये है। ऊपरी दिखावटों की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। मतलब किसी फर्म की रोकड़ स्थिति में ऊपरी दिखावट है जो विंडो ड्रेसिंग है कि संभावना इसकी कार्यशील पूंजी की स्थिति की तुलना में अधिक है। तो स्थिति विवरण बनाने की तिथि से पहले क्रय और अन्य भुगतानों को स्थगित करके देनदारों से शीघ्रतापूर्वक रुपया वसूल करके रोकड़ की स्थिति में चतुराई से परिवर्तन किया जा सकता है। तो अतः रोकड़ प्रवाह विवरण की तुलना में कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है अधिक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की तुलना में फंड फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से बताएगा। तो फंड फ्लो की यहाँ डिस्कस नहीं हो रही है वैसे। और उसके बाद अगली सीमा है कि गैर नकदी व्यवहारों की अवहेलना। तो इसके अंदर इग्नोर किया जाता है जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, जिसका लेन देन नकद में नहीं किया जा सकता, उसको इसमें नहीं लिखा जाता, तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लेखांकन के उपार्जन आधार की अवहेलना, मतलब इट इग्नोर्स द एक्रुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब रोकड़ प्रवाह, और यह रोकड़ आधार पर बनाया जाता है तथा लेखांकन की एक मूलभूत अवधारणा उपार्जन आधार एक्यूरेट बेस को छोड़ देता है। तो ये भी एक सीमा का ही प्रतीक है। आय विवरण की स्थानापन्न नहीं, मतलब नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण आय विवरण का स्थानापन्न नहीं है। जो कैश फ्लो है वो आय का स्थानापन्न, मतलब इसकी जगह प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आय विवरण नकदी और गैर नकदी दोनों प्रकार की मदों के आधार पर तैयार होता है और कैश फ्लो ओनली व्यवसाय की शुद्ध आय नहीं है। तो क्योंकि उसमें सिर्फ कैश की बात आती है। ऐतिहासिक प्रकृति, हिस्टोरिकल इज नेचर। मतलब रोकड़ प्रवाह विवरण पिछले 2 वर्षों के तुलनात्मक स्थिति विवरणों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो इसके द्वारा प्रदान की गई सूचना ऐतिहासिक प्रवृत्ति या प्रकृति की होती हैं। यदि इसके साथ एक नियोजित रोकड़ प्रवाह विवरण प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट संलग्न न हो तो इसके द्वारा प्रदान की गई सूचना अधिक उपयोगी होंगी। तो इस तरह उसने बताई हैं इसकी सीमाएँ। तो कुछ कम से कम 4 सीमाएँ आपको याद रहनी चाहिए।
कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो फॉर्मेट हैं वो दो हैं, एक डायरेक्ट मेथड से बनेगा और एक इनडायरेक्ट मेथड से बनेगा। तो दोनों ही फॉर्मेट्स में तीन तीन एक्टिविटी आएंगी, जिसमें एक कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटियाँ दोनों ही फॉर्मेट में रहेंगी, बट दोनों ही फॉर्मेट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो डायरेक्ट मेथड में तो इस तरह रहेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनकम टैक्स इसमें लेस करके जो भी आएगा वो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, या यूज्ड जब लगता है जब माइनस में आंसर आएगा, मतलब यूज्ड इन जब लिखेंगे जब माइनस में आंसर आएगा, और जो यहाँ पे लिखेंगे वो ब्रैकेट ऐसे लगा के लिखेंगे, इसका मतलब नेगेटिव आंसर आया हुआ है। तो ये थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसकी, डायरेक्ट मेथड्स की, ठीक है। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है जो, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, वो उस मेथड में वही होगी जो इसमें है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तभी आपको इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। अभी तो मैं आपको ये बताना था कि इसमें दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। दोनों मेथडों में तीन तीन एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसमें भी और इसमें भी। दोनों ही मेथडों के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल लेके स्टार्ट करेंगे तो एक्टिविटी के बारे में तसल्ली से बताएंगे। तब तक आप इसको लर्न करें। थैंक यू।